स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। तो क्या आप सभी तैयार हैं सीबीएसई सैम्पल पेपर के पार्ट 2 को करने के लिए? इस सैम्पल पेपर का पार्ट 1 हमने कल ही पब्लिश कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए। इसे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहती हूँ। इंग्लिश का तो मैं आपको करवा ही रही हूँ, हिंदी का भी करवा दूंगी। उसके अलावा जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी के लिए आपको सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको मिलेंगे 3 फायदे। पहला फायदा, एक तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस का पैटर्न पता लग जाएगा कि किस पैटर्न में उनको पूछा जाएगा। दूसरी बात, इससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और तीसरी बात, आपको ये पता लग जाएगा आप कितने पानी में हो। आप किसी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे कि मुझे तो सब कुछ आता है। तो इसलिए इनको जरूर प्रैक्टिस कीजिए। चलिए ग्रामर पार्ट आज शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से हमें 5 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 19, the hospital board clearly mentioned that you dash smoke in the hospital as it is a health hazard for all. हॉस्पिटल बोर्ड ने वहां पर साफ साफ मेंशन किया था कि आप हॉस्पिटल में स्मोक नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते के लिए जब हम किसी रूल को तोड़ नहीं सकते हैं तो हम हमेशा वहां पर मस्ट या मस्ट नॉट यूज करते हैं। कैन नॉट से ऐसा लगता है कि आप सामने वाले को एक ऑप्शन दे रहे हैं कि तुम कर भी सकते हो। मस्ट नॉट में वो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है कि अगर आपने इस रूल को तोड़ा तो आपके ऊपर फाइन लग सकता है। नीड नॉट यहाँ बिल्कुल गलत है, और माइट नॉट में भी पॉसिबिलिटी होती है कि शायद आप नहीं कर सकते, इसलिए सही जवाब होगा मस्ट नॉट। क्वेश्चन 20, देयर इज नेवर डैश पेट्रोल लेफ्ट आफ्टर राहुल यूजेस द कार। कभी भी ज्यादा पेट्रोल नहीं होता राहुल जब भी कार यूज करता है, यानी कि राहुल के कार यूज करने के बाद ज्यादा पेट्रोल नहीं बचता। तो ज्यादा पेट्रोल नहीं बचता। अब देखिए ऑप्शन है मच, लिटिल, मेनी, अ लिटिल। मेनी तो हट ही गया क्योंकि पेट्रोल हमारा अनकाउंटेबल है, हम उसके लिए मेनी यूज नहीं कर सकते। और देयर इज नेवर लिटिल पेट्रोल लेफ्ट। अगर यहाँ पर नेवर नहीं होता, ये होता कि देयर इज ऑलवेज अ लिटिल पेट्रोल लेफ्ट, तब हम वो यूज करते। तो नेवर आ गया तो हमारा लिटिल और अ लिटिल भी कट गया, तो इसलिए यहाँ पर आएगा मच। देयर इज नेवर मच पेट्रोल, यहाँ पर कभी भी ज्यादा पेट्रोल नहीं होता। क्वेश्चन 21, आई एम टेकिंग ड्राइविंग लेसन्स नाउ, होपफुली आई डैश माई ड्राइविंग टेस्ट बाय नवंबर। मैं आजकल गाड़ी चलाना सीख रहा हूँ। होपफुली, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि नवंबर तक मैं अपना ड्राइविंग टेस्ट ले चुका होऊंगा। तो आई विल टेक में पॉसिबिलिटी नहीं आ रही, होपफुली दे दिया है इसलिए विल टेक नहीं आएगा। आई वुड पास माई ड्राइविंग टेस्ट बाय नवंबर। अब पास करने ही नहीं बता रहे, वो कह रहे हैं ड्राइविंग टेस्ट मुझे लेना है। सो आई विल हैव टेकन, कि नवंबर तक मैं अपना ड्राइविंग टेस्ट ले चुका होऊंगा। क्वेश्चन 22 हमारा नरेशन का है। विच ऑप्शन डिस्प्लेज द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पर हमें एक डायरेक्ट स्पीच दी गई है और इसको इनडायरेक्ट में चेंज करके हमें देखना है कौन से ऑप्शन में सही तरीके से किया गया है। तो चारों ऑप्शंस को देखते ही हमें ये पता लग रहा है कि सी और डी को हम हटा देंगे। क्यों? डी में लिखा है सुनीता टोल्ड वेंकट, वहां पर आज था तो हम उसको टोल्ड में नहीं बदल सकते। सी में लिखा है सुनीता इंक्वायर्स फ्रॉम वेंकट, तो आस्ट को हमने यहाँ पर इंक्वायर्स बना दिया है, प्रेजेंट टेंस बना दिया पास्ट टेंस को, इसलिए ये भी हमारा हट गया। अभी जो दो है ए और बी, इसमें से हमें देखना है। सुनीता आस्ट, ए पार्ट कहता है सुनीता आस्ट वेंकट हाउ मच वाज हिज रेंट फॉर फ्लैट, और बी कहता है सुनीता आस्ट वेंकट हाउ मच द रेंट फॉर हिज फ्लैट वाज। तो बी हमारा इसका सही जवाब है। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं तो हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद आती है। ए में दिया है सुनीता आस्क्ड वेंकट हाउ मच वाज हिज रेंट, तो ये गलत फॉर्म में लिखा गया है, इसलिए बी सही है, हाउ मच द रेंट फॉर हिज फ्लैट वाज। क्वेश्चन 23, विच ऑप्शन डिस्प्लेज द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्टेड स्पीच। फिर से नरेशन है। शी सेड आई टोल्ड दमनजीत टू सेंड यू एन ईमेल 3 days ago। उसने कहा कि मैंने दमनजीत को बोल दिया था 3 दिन पहले ही तुम्हें ईमेल भेजने के लिए। चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। शी टोल्ड दैट दमनजीत, तो सेड को उसमें टोल्ड में बदल दिया, ये नहीं होगा। शी इन्फॉर्म्ड मी, मी कैसे आ गया, वहां पर नहीं कहा हुआ, शी सेड टू मी नहीं कहा। थर्ड में कहा शी सेज, पास्ट को प्रेजेंट में बदल दिया है तो सी भी नहीं होगा।
फोर्थ ही बचा है, देखते हैं उसको। शी सेड दैट शी हैड टोल्ड दमनजीत टू सेंड एन ईमेल टू मी 3 days बिफोर। ये करेक्ट है, और वैसे भी आपको इसको चेक करना चाहिए। शी सेड हमने एज इट इज लिखा, आई टोल्ड दमनजीत, आई हमारा चेंज हो जाएगा शी में क्योंकि शी बोल रही है, और क्योंकि वो ऑलरेडी सिंपल पास्ट टेंस में है आई टोल्ड, तो वो बन जाएगा शी हैड टोल्ड। पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, शी हैड टोल्ड दमनजीत टू सेंड एन ईमेल टू मी, यू को हम मी में बदल देंगे, 3 days बिफोर। क्वेश्चन 24, द डॉग डैश अंडर द चेयर बिफोर द चिल्ड्रन अराइव। बच्चों के आने से पहले ही डॉग चेयर के नीचे छुप चुका था। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें डी यहाँ आएगा, इसका आंसर हैड हिडन। ये हमारा उसी टाइप का सेंटेंस है जैसे हमें सिखाया जाता है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। वहां पर एक सिंपल पास्ट टेंस होता है और एक पास्ट परफेक्ट होता है। ग्रामर पार्ट बहुत ही इजी था, अब हमारा राइटिंग पार्ट शुरू हो रहा है। यहाँ पर भी हमें 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ दीज। You are Debashri, a resident of Siliguri, Assam. You have to write a letter to the editor of a national daily drawing attention towards the difficulty faced by differently abled people at tourist places. अब देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत आपको आ रही थी लेटर राइटिंग का कि उसको एमसीक्यू की फॉर्म में कैसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है वो लेटर टू एडिटर का क्वेश्चन है, और देखते हैं हम किस तरीके से इन्होंने दिया है। इन्होंने कहा है कि आप सिलीगुड़ी असम के रहने वाले हैं, आपका नाम है देवश्री, आपको एडिटर को एक लेटर लिखना है उनके न्यूज़पेपर के लिए, जिसमें आपको ये बताना है कि टूरिस्ट प्लेसेस पर जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं, जिन्हें हम हैंडीकैप्ड भी कह सकते हैं, कि उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन 25, select the option with relevant aspects that Debashri should select for this letter. इस लेटर के लिए देवश्री को कौन कौन सी रेलिवेंट बातें चुननी चाहिए। नीचे दिए गए ऑप्शन में से हमें बताना है कौन सी चीजें रेलिवेंट है और कौन सी इररेलिवेंट है। द न्यूज़पेपर्स नेम, हाँ वो पता होना चाहिए। अटैच प्रूफ ऑफ द न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन, क्या इसके लिए न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन की कोई आवश्यकता है? नहीं। देवश्रीज एड्रेस, एड्रेस हमें चाहिए। एक तरीके से अगर आप समझे तो ये आपसे लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो देवश्री का एड्रेस भी चाहिए। फॉर्मल टोन, जब भी हम इस तरीके के लेटर्स लिखते हैं इन्हें हमें फॉर्मल टोन में लिखना होता है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द लेटर्स रिसीट, लेटर की रिसीट कब मिलेगी, क्या उसकी एक्सपेक्टेड डेट का यहाँ पर कोई रेलेवेंस है? जी नहीं। तो फिफ्थ हमारा नहीं है, फर्स्ट भी नहीं है, सॉरी फर्स्ट है और सेकंड हमारा नहीं है, तो सेकंड और फिफ्थ नहीं है। इसके हिसाब से सेकंड और फिफ्थ को छोड़ते हुए हमारे ऑप्शन बनते हैं 1, 3 एंड 4। तो सही जवाब है डी। तो यहाँ इससे आपको समझ में आ गया कि लेटर राइटिंग के लिए आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा एमसीक्यू फॉर्म में। क्वेश्चन 26, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर दिस लेटर। तो सब्जेक्ट आपसे लिखवाया नहीं जा रहा है, 4 सब्जेक्ट आपको दे दिए हैं ऑप्शन की तरह, और इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा सब्जेक्ट एप्रोप्रिएट है। फर्स्ट, ड्रॉइंग अटेंशन टुवर्ड्स डिफरेंटली एबल्ड पीपल, क्या सब्जेक्ट में वही लिखेगा? नहीं, ये हम इंट्रोडक्शन लाइन में लिखते हैं। सेकेंड ऑप्शन है द डिफरेंटली एबल्ड नेग्लेक्टेड और मिसअंडरस्टूड, ये भी नहीं, सब्जेक्ट के तौर पे सही नहीं है, ये एक टाइटल लग रहा है, एक हेडिंग लग रही है एक आर्टिकल की। टूरिस्ट प्लेसेस आर एन इनकन्वीनियंस टू डिफरेंटली एबल्ड पीपल, ये एक स्टेटमेंट लग रही है, सब्जेक्ट नहीं लग रहा। डी, इनकन्वीनियंस फेस बाय द डिफरेंटली एबल्ड एट टूरिस्ट स्पॉट, ये बिल्कुल सही सब्जेक्ट है इस लेटर के लिए जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो सही जवाब है डी। क्वेश्चन 27, which option should Debashri select to elaborate on the difficulties faced by the differently abled? देखिए, आपसे सब्जेक्ट के बारे में पूछ लिया गया, उसका फॉर्मेट पूछ लिया है, अब यहाँ पर बॉडी पार्ट के बारे में क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, इसमें से आपको देखना है कि कौन कौन सी बातें आप बॉडी पार्ट में डिस्कस करेंगे। पार्ट ए में हमें दिया है एब्सेंस ऑफ रैम्प्स फॉर व्हील चेयर्स, अनक्लीन टॉयलेट्स, हाई टिकट प्राइसेस। क्या आपको लगता है ये स्पेशली डिफरेंटली एबल्ड पीपल की परेशानियां हैं, अनक्लीन टॉयलेट और हाई टिकट प्राइसेस? तो ए नहीं होगा। बी है अनसुटेबल विजिटिंग टाइमिंग्स, टूरिस्ट गाइड्स अनट्रेन्ड इन साइन लैंग्वेज, लैक ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट टूरिस्ट पैम्फलेट्स। ये जो विजिटिंग टाइमिंग वाला जो इन्होंने पॉइंट दिया है ये सही नहीं है। सी है हमारा एब्सेंस ऑफ रैम्प्स फॉर व्हील चेयर्स,
व्हील चेयर्स के लिए रैंप नहीं है, टूरिस्ट गाइड्स अनट्रेन्ड इन साइन लैंग्वेज में परफेक्ट नहीं है गाइड्स, लैक ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट, टूरिस्ट पैम्फलेट्स। ये तीनों के तीनों हमारे डिफरेंटली एबल्ड की परेशानियों को ही स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं। तो सी सही लग रहा है। डी को देखते हैं, अनक्लीन टॉयलेट, हाई टिकट प्राइसेस, डी नहीं है, तो इसका सही जवाब हमारा होगा सी। Question 28. Debashri shares some suggestions in her letter to address the issue. Select the option that helps her complete these suggestions. अब हमारा बॉडी पार्ट का जो सेकंड वाला पार्ट है वो आ गया। हम उसके फर्स्ट पार्ट में अपनी परेशानी या जिस भी परेशानी को हम टारगेट कर रहे हैं वो बताते हैं, उसके बाद हम सजेशंस देते हैं। तो यहाँ पर सजेशंस के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो किस तरीके से लिखेंगे। इन माय ओपिनियन द मीडिया कैन प्ले अ पिवटल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स डैश people's beliefs and traditions, perception and attitudes, preferences, interactions. Interactions और preferences नहीं आएगा। beliefs and tradition, beliefs and traditions का यहाँ पर क्या मतलब है? उनके रीति रिवाज और उनके विश्वास, तो उसको बदलने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर बी हमारा फर्स्ट के लिए सही मैच हो रहा है। परसेप्शंस एंड एटीट्यूड्स की लोगों का जो परसेप्शन है, जो रवैया है लोगों का और जो उनका बर्ताव है डिफरेंटली एबल्ड पीपल के लिए, वो चेंज करना चाहिए मीडिया को उसके बारे में लिखकर, उसके बारे में जागरूकता फैलाकर। ऑल्सो dash against negligence to the needs of the differently abled at the tourist spot shall go a long way in bringing about a positive change. Also cautioning the authorities against negligence, कि जो भी लापरवाही नेग्लिजेंस बढ़ती जा रही है उसके खिलाफ अथॉरिटीज को सावधान करना चाहिए, उनको चेतावनी देनी चाहिए कि जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनकी जरूरतों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। टूरिस्ट स्पॉट पर तो हो सकता है इससे एक पॉजिटिव चेंज आए। तो ये उन्होंने यहाँ पर सजेशन दिया है एडिटर्स लेटर में। तो इसका सही जवाब हमारा है बी, क्योंकि बी के दोनों फिल इन दी ब्लैंक्स में सही जा रहे हैं। ग्रामर के हमारे दो क्वेश्चंस और बचे हैं, 29 और 30। क्वेश्चन 29, select the option that correctly justifies the choice of the concluding portion of this letter. अब कंक्लूजन में वो क्या लिखेंगे? बॉडी पार्ट पूरा हो चुका है उनका, कंक्लूजन में कैसे बताएंगे? I expect the authorities to take actions on this issue. Please post my thoughts in your newspaper. क्या वो इस तरीके से लिखेंगे कि मैं चाहता हूँ आप इस पर कुछ एक्शन लें और इसको अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दें? दूसरा स्टेटमेंट दिया है, इन दोनों में से हमें एक चूज करना है। I hope my views get published in the columns of your newspaper so that this issue may garner more public support and awareness. तो जैसा हमने ऊपर अभी बताया था कि हमें एक फॉर्मल टोन रखनी होती है, तो सेकंड वाली स्टेटमेंट जो है वो ज्यादा फॉर्मल लग रही है। तो ऑप्शंस आपको बताए गए हैं, yes to option 1 because of the authoritative tone. ऑप्शन 1 को आप yes करते हैं, no to option 1 because of the informal tone. Yes to option 2 because of the tone of polite expectation, no to option 2 because of the certainty in the tone. तो इसका जवाब होगा C, yes to option 2 because of the tone of polite expectation. आप politely उनको ये बता रहे हैं कि मैं आपसे क्या expect कर रहा हूँ। Question 30. Select the option that completes the concluding line appropriately. एक question और यहाँ पर concluding line के लिए पूछा गया है। I hope that my letter will help spread awareness about the issue. I hope that my letter will lead to action against all authorities responsible at tourist spot. It will improve circulation of the national daily. It will result in positive reviews by the readers. तो नीचे वाले जो तीनों हैं वो बिल्कुल गलत है। हमारा इसका सही जवाब होगा A. I hope that my letter will help spread awareness about the issue. वो ये कह रहे हैं कि मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि मेरा लेटर जब आपके न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा तो इस मुद्दे के बारे में लोगों को कुछ अवेयरनेस मिलेगी। तो आप लोगों ने देखा कि लेटर राइटिंग आपसे किस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाएगा। इसलिए अब आप ये नहीं कर सकते कि बॉडी पार्ट में आप कुछ भी लिख रहे हैं। आपको एक फॉर्मल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी और उसके लिए आप ऐसे शाउट पर जाकर, वहां पर हमने लेटर राइटिंग के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो कि लेटेस्ट टॉपिक्स पर हैं, उनको प्रैक्टिस कीजिए, उनसे सीखिए। चलिए लिटरेचर पार्ट भी हम इसी पार्ट में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी। समझ आ गया आपको कहाँ से आया है? जी हाँ, नेल्सन मंडेला से। वैसे यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है इन्होंने, अगर आपने लेसन पढ़ा होगा तो आप पढ़ते ही समझ जाएंगे। नेल्सन मंडेला के पूरे लेसन के एमसीक्यूज 50 एमसीक्यू हमने essayshoutout.com पर भी पब्लिश किए हैं और होमवर्क हेल्प बाय आरजी पर, इसी चैनल पर भी जाके आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos. लेकिन इतने सालों का जो ऑपरेशन था, अत्याचार था, उसका एक अनचाहा इफेक्ट भी आया, अनइंटेंडेड इफेक्ट, जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। उन गोरे लोगों ने यह नहीं सोचा था कि इसका ये इफेक्ट भी आएगा। और वो क्या था कि उसकी वजह से, उस अत्याचार को सहन करने की वजह से वहां पर ओलिवर टैम्बोस, द वॉल्टर सिसुलस, द चीफ लिथुलिस, द यूसुफ दादूस, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबुक्वेज जैसे लोग, जैसे महान नेता पैदा हुए, मेन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी। वो इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग थे, उनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिम्मत थी, बुद्धिमानी थी और उदारता थी, दैट देयर लाइफ में नेवर बी नोन अगेन। ऐसा लगता है कि इतने महान लोग शायद फिर कभी नहीं पैदा हो पाएंगे। क्यों? Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. यहाँ पर राइटर एक आयरनिक टोन में ये बोलना चाह रहे हैं कि शायद इतने ज्यादा अत्याचार की जरूरत होती है, तभी इतने महान लोग पैदा होते हैं। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people. वो कह रहे हैं मेरी कंट्री साउथ अफ्रीका जानी जाती है जेम्स और मिनरल्स के लिए, लेकिन मैं ये जानता हूं कि किसी भी देश की सबसे बड़ी वेल्थ है उसके लोग, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, और वो लोग प्योर से प्योर डायमंड से भी ज्यादा अच्छे होते हैं, ज्यादा सच्चे होते हैं। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। मेरे ये जो साथी जिनका मैंने ऊपर नाम लिया है, इनसे मैंने सीखा कि करेज का, हिम्मत का असली मतलब क्या होता है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। समय समय पर मैंने देखा कि कैसे लोगों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी एक आइडिया के लिए, और वो आइडिया क्या था? अपार्थेड को और पार्शियलिटी को खत्म करना साउथ अफ्रीका से। क्वेश्चन 31, व्हाट वाज द अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ द लॉन्ग ऑपरेशन? चूज द करेक्ट ऑप्शन। वहां पर अत्याचार हुआ, उसका अनइंटेंडेड इफेक्ट क्या था? इट मेड द पीपल इनडिफरेंट टू जस्ट इनजस्टिस। इतना ज्यादा इनजस्टिस और अत्याचार हो रहा था कि लोग उसके प्रति इनडिफरेंट हो गए, न्यूट्रल हो गए, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। इट मेड द पीपल रिजेक्ट ऑपरेशन। इसकी वजह से लोगों ने अत्याचार को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। इट इन्फ्लुएंस्ड अ जनरेशन टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। उसने एक जनरेशन पर इतना प्रभाव डाला कि वो लोग उस इनजस्टिस से लड़ने के लिए तैयार हो गए। इट मेड पीपल एक्सेप्ट देयर ऑपरेशन। इतने ज्यादा ऑपरेशन की वजह से लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो सही जवाब है सी, कि उसकी वजह से एक ऐसी जनरेशन पैदा हुई जिन्होंने मिलकर उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। क्वेश्चन 32, मेन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज रेफर्स टू द पीपल। एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज वाला लोग किनको कहा जा रहा है? Who liberated and abolished the apartheid system? वो लोग जिन्होंने अपार्थेड सिस्टम को साउथ अफ्रीका में खत्म किया। यूज देयर रिसोर्सेज टू स्प्रेड अवेयरनेस, जिन्होंने इसके बारे में अपना पैसा खर्च करके या और किसी तरीके के रिसोर्सेज लगाकर अवेयरनेस फैलाई। फॉट फॉर देयर कंट्रीज फ्रीडम, जो अपनी कंट्री की फ्रीडम के लिए लड़े। डेमोन्स्ट्रेटेड अटमोस्ट स्ट्रेंथ टू अपोज द सिस्टम, या वो लोग जिन्होंने बहुत ही हाई लेवल की स्ट्रेंथ दिखाई उस सिस्टम को अपोज करने के लिए, उसके खिलाफ खड़े होने के लिए। तो सही जवाब है इसका डी। क्वेश्चन 33, नेल्सन मंडेला कंपेयर्स डैश टू डायमंड्स। किसको कंपेयर किया उन्होंने? अपने कंट्रीमैन को। इट्स वेरी इजी, हिज कंट्रीमैन टू डायमंड्स। क्वेश्चन 34, when Nelson Mandela says I have seen men and women risk and give their lives for an idea, he means that they are, तो इसका क्या मतलब है कि वो लोग बहुत स्टबन थे, जिद्दी थे, या कमिटेड थे, अपने काम के बारे में जो कह दिया उसको करके ही रहेंगे, इंटेलिजेंट थे या प्राउड थे? तो इसका सही जवाब है बी, कमिटेड। कि उन लोगों ने जब ये फैसला कर लिया कि हमारे साथ गलत हो रहा है और हमें इस पॉलिसी को, अपार्थेड को खत्म करना है, तो वो उन्होंने कमिटमेंट कर ली कि अब हम इसके खिलाफ पूरी तरह से लड़ेंगे। क्वेश्चन 35, सिलेक्ट द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें एक पेयर बनाकर दिया गया है डेप्थ और हाइट का। अब बताना है कि कंपैशन के साथ क्या आएगा। कंपैशन विजडम, कंपैशन ऑपरेशन, कंपैशन स्ट्रगल, कंपैशन करेज। तो इसका सही जवाब है ऑपरेशन। कंपैशन होता है किसी के दर्द को समझना, तो दूसरे के ऑपरेशन को समझने की फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए। चलिए 6th पार्ट करते हैं हम। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. ये हमारा लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक से लिया गया है।
एंड यहाँ पर बताती है कि मैं आप सभी को क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की दुनिया में बिल्कुल अकेली है, एंड आई एम नॉट, और मैं हूं भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर। मेरे बहुत प्यार करने वाले पेरेंट्स हैं, 16 साल की एक मेरी बहन है, एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। और तकरीबन 30 लोग और हैं जिन्हें मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम। मेरे पास ये सब कुछ है। नो, ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग। ऑन द सर्फेस मतलब ऊपर ऊपर देखने से ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। लेकिन मेरी एक सच्ची सहेली नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। मैं इसीलिए हमेशा ये सोचती रहती हूँ कि अरे फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम कैसे बिताऊं। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी रोज की रूटीन वाली साधारण टॉपिक्स पर ही बात करती हूँ। Question 36. Why does Anne feel the following? No one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. तो वो ऐसा क्यों कह रही है कि लोग क्यों नहीं विश्वास करेंगे इस बात पर कि वो दुनिया में अकेली है? क्योंकि people knew she had a family, लोगों को मालूम था उसकी एक फैमिली है। पीपल रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ लोनलीनेस, सेकंड वाला नहीं होगा तो जहां जहां सेकंड आ रहा है आप उसको सीधा छोड़ दो। सी और डी को हमने छोड़ दिया, तो अब हमें देखना है ए और बी में से। पांचवा, हर लाइफ वॉज कंफर्टेबल, इसका इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए हमारा इसमें आएगा ऑप्शंस बी 1, 3 एंड 4। पीपल न्यू शी हैड अ फैमिली, शी हैड सेवरल फ्रेंड्स एंड शी हैड अ चेयरफुल पर्सनैलिटी, इसलिए लोग यकीन नहीं करेंगे कि वो दुनिया में अकेली है। क्वेश्चन 37। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर 1 एंड 2। दो स्टेटमेंट हमें दी हैं। ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई ओन ट्रू फ्रेंड। सेकेंड है एंड डज नॉट ट्रूली कनेक्ट विद एनीवन। तो हमें ये बताना है इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। इस तरीके से कुछ इंटर रिलेशन इन्होंने बताया है। 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। 1 तो ट्रू है जो उसने बोला था, अब 2 के बारे में हमें कुछ बताया नहीं गया। 2 इज द ऑपोजिट ऑफ 1, ऐसा भी नहीं है। 1 फर्दर्स द मीनिंग ऑफ 2, ये सही लग रहा है क्योंकि उसने कहा कि मेरा कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है और उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। 1 फर्दर्स द मीनिंग ऑफ 2, यानी कि 1 फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें थोड़ी बात पता लग रही है, सेकंड में और ज्यादा पता लग रही है कि उसके पास सब कुछ है एक्सेप्ट वन ट्रू फ्रेंड, लेकिन वो हर किसी से ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाती है। बोथ 1 एंड 2 कैनॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, तो हमारा इसका सही जवाब होगा सी। Question 38. From the options given below, identify Anne's tone in the extract. एक्सट्रैक्ट में एन की टोन से क्या पता लग रहा है? क्या वो रेस्टलेस है, डिससेटिस्फाइड है, स्केयर्ड है या हर्ट है? ना वो स्केयर्ड है, ना हर्ट है, ना ही रेस्टलेस है, वो डिससेटिस्फाइड है, वो असंतुष्ट है अपनी जिंदगी से क्योंकि उसके पास एक ट्रू फ्रेंड नहीं है। क्वेश्चन 39. Select the option which displays an example of having a good time. नीचे हमें 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें से किसको आप ये कह सकते हो कि हैविंग अ गुड टाइम यहाँ पर सही अप्लाई हो रहा है? He is out for a picnic with his friends and they are laughing and singing together. वो पिकनिक पर गया है अपने फ्रेंड्स के साथ और वो लोग बहुत हंस रहे हैं, गा रहे हैं इकट्ठे। बी पार्ट कहता है he is studying hard for the periodic test the following day to improve his course. अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए वो बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है। सी कह रहा है he is trying to convince his father to purchase the latest video games for him. वह बच्चा अपने फादर को कन्विंस कर रहा है कि आप मुझे लेटेस्ट वीडियो गेम ले दीजिए। डी कहता है he just rescued an injured puppy and is tending to his wounds. कि उसने अभी अभी एक डॉग को, इंजर्ड डॉग को कहीं से छुड़ाया है और वो उसके वुंड्स को ठीक कर रहा है। तो हैविंग अ गुड टाइम कहाँ पर आ रहा है? इट्स वेरी क्लियर। ए में पता लग रहा है कि वो पिकनिक पर गए हैं, तो पिकनिक में लोग एंजॉय करते हैं, दे आर हैविंग अ गुड टाइम। क्वेश्चन 40. What do we get to know about Anne when she says the following? जब एन कहती है I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things, इसका क्या मतलब है? वो क्या कहना चाह रही है यहाँ पर? She is proud of her ways, उसे बड़ा घमंड है उसके जो भी तरीके हैं। She is struggling to strike conversations, बातचीत करने में उसे स्ट्रगल करनी पड़ती है। She is unsure of her own thoughts, वो अपनी ही सोच को लेकर हमेशा दुविधा में रहती है, अनश्योर है। She is unable to have a satisfying conversation, उसे लगता है कि वो एक सेटिस्फाइंग बातचीत नहीं कर पा रही है अपने दोस्तों से, वो केवल अपने डेली रूटीन और डेली की के टॉपिक्स पर ही बात करती है। तो इसका सही जवाब होगा डी, शी इज अनेबल टू हैव अ सैटिस्फाइंग कॉन्वर्सेशन। चलिए 7th पार्ट करते हैं। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा जो है वो बाहरी है।
ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, उसकी जो दुखी आंखें हैं उसके पीछे से भी वो कुछ सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, दुख से कैसे उभरना है वो उसकी पढ़ाई कर रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़े होना है। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, वो आज ये जान रहा है जो हर एक इंसान को, जो भी धरती पर आया उसे एक ना एक दिन तो जानना ही है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और ज्यादातर को पता लग ही जाता है कि कैसे खड़े होना है। तो ये हमारा द बॉल पोएम से लिया गया है। क्वेश्चन 41 देखते हैं इसका। The poet says money is external. What does it mean in this extract? Poet ने जब कहा है कि money external है, इसका क्या मतलब है? Money helps us purchase materials that make life worth living. पैसा हमें उन सभी चीजों को खरीदने में मदद करता है जिनसे हमारी जिंदगी जीने लायक बनती है। Money promotes materialism and hunger for power among youngsters. Money जो है youngsters के अंदर materialism को बढ़ाती है और power के लिए उनकी hunger को बढ़ाती है। Money only impacts a person's external environment. मनी किसी भी इंसान के सिर्फ बाहरी वातावरण पर ही प्रभाव डालती है। मनी buys materialistic things and can be earned again when lost. पैसा जो है केवल मटेरियलिस्टिक चीजें जैसे कि कार, फोन, बैग, गाड़ी, ये सब चीजें मटेरियलिस्टिक है और इमटेरियलिस्टिक होती हैं जो हमारी क्वालिटीज हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मनी जो है वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों को ही खरीद सकती है और मनी को हम दोबारा कमा सकते हैं अगर वो खो जाए तो यहाँ पर इसका सही जवाब है डी, क्योंकि पोएट ने यही कहा कि मनी जो है वो एक्सटर्नल है, आती है जाती है, लेकिन आपके अंदर जो क्वालिटीज होनी चाहिए उन्हें आप बार बार खरीद नहीं सकते, बदल नहीं सकते। क्वेश्चन 42, What does the boy learn by losing the ball according to the extract? एक्सट्रैक्ट के हिसाब से लड़के ने क्या सीखा है बॉल खोकर? लॉस इज द अनअवॉइडेबल ट्रूथ ऑफ लाइफ, उसने ये सीखा कि हाँ, लॉस कभी ना कभी तो जिंदगी में होगा ही, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। मटेरियल ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिप्लेस्ड, क्या उसने ये सीखा कि हम मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को बदल सकते हैं, एक बॉल चली गई तो दूसरी आ जाएगी। मनी बाइज हैप्पीनेस, क्या पैसा खुशी खरीद सकता है, ऐसा एक्सट्रैक्ट में कुछ नहीं कहा गया। लॉसेस इन लाइफ कैन बी प्रिवेंटेड विद केयर, आप अगर सावधान रहे तो आप लॉसेस को अवॉइड कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं कहा गया। तो 3 और 4 नहीं कहा गया, 1 और 2 है अभी। लाइफ कॉन्टिन्यूज डिस्पाइट लॉसेस, और नुकसान होने के बावजूद भी जिंदगी चलती ही रहती है। तो उसने 1, 2 और 5 में दी गई शिक्षाएं उसे मिली हैं, तो इसका सही जवाब होगा ए, 1, 2 एंड 5। क्वेश्चन 43, द बॉय इज लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप, लड़का सीख रहा है कि कैसे खड़े होना है। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि वो एक टॉडलर है, वो 6-7 महीने का बच्चा है कि वो खड़ा होना सीख रहा है। इसका मतलब क्या है यहाँ पर? दिस मीन्स दैट ही इज लर्निंग टू बी डैश इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज, he is learning to be patient in the face of difficulties, he is learning to be resilient, he is learning to be defensive, he is learning to be judgmental. पेशेंट यानी कि धीरज रखना, रिसिलियंट किसी परेशानी को झेल कर फिर से खड़े हो जाना। ये बार बार वर्ड मैंने बताया है नेल्सन मंडेला वाले लेसन में, आपको इस वर्ड को बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। डिफेंसिव यानी कि उनसे अपने आप को बचाना, और जजमेंटल किसी के प्रति एक निर्णय ले लेना। तो हमारा इसका सही जवाब है यहाँ पर बी, रिसिलियंट, कि मुसीबतों के सामने रिसिलियंट होना वो सीख रहा है कि कैसे मुसीबतों को झेल कर, मार खाकर दोबारा खड़े हो जाओ। क्वेश्चन 44, Which option lists who is speaking these lines? इनमें से आपको क्या लगता है कि कौन से लोग हैं जो इन लाइंस को बोल रहा है? तो इसका बिल्कुल यहाँ पर कोई ना तो बॉय के पेरेंट है, ना सेल्समैन है, ना फ्रेंड है, एक ऑब्जर्वर है जिसने देखा कि बच्चा बॉल से खेल रहा था और उसकी बॉल गिर गई। तो पोएट जो है वो एक ऑब्जर्वर है। क्वेश्चन 45, अकॉर्डिंग टू द पोएट फ्रॉम whom do we mostly learn about loss? हम लॉसेस के बारे में किससे सीखते हैं? तो एक्सट्रैक्ट में हमें बताया गया कि हम अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। 8th पार्ट पर हम आ गए हैं। Read the given extract to attempt the questions that follow. I followed casually. Hello again, he said. I gave him my most appealing smile. I want to work for you. ये हमारा द थीफ स्टोरी से लिया गया है। But I can't pay you. यहाँ पर हरी सिंह अनिल से बात कर रहा है। I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. I asked, can you feed me? वो कैजुअली उसको फॉलो कर रहा था, उसने उसे हेलो की, उसने बड़ी ही अपीलिंग सी स्माइल दी और कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। तो अनिल ने कहा मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। फिर हरी सिंह ने कुछ मिनट के लिए सोचा,
उसने शायद लगता है मैंने गलत इंसान को पकड़ लिया, मेरा टारगेट यहाँ पर गलत है। उसके बाद उसने उससे पूछा क्या आप मुझे खिला सकते हो? तो उसने पूछा कैन यू कुक, क्या तुम पका सकते हो? तो हरी सिंह ने कहा यस। उसने झूठ बोल दिया आई कैन कुक। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अगर तुम पका सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. वो मुझे अपने घर ले गया और मुझे कहा कि तुम बालकनी में सो सकते हो। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog. उस रात मैंने जो खाना पकाया था शायद बहुत ही बुरा था क्योंकि अनिल ने वो एक पालतू डॉग को दे दिया, स्ट्रे डॉग को, एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे कहा कि तुम जाकर सो जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। लेकिन मैं उसके इर्द गिर्द ही घूमता रहा अपनी वही अपीलिंग स्माइल देते हुए, और वो अपनी लाफ्टर को रोक नहीं पाया। क्वेश्चन 46। इवन दो हरी सिंह फॉलोड अनिल कैजुअली, हालांकि वो ये कह रहा है हरी सिंह कि मैं अनिल को कैजुअली फॉलो कर रहा था, लेकिन ये क्या था? इट वॉज अ केयरलेस एक्शन? नो, इट वॉज अ स्टेज्ड मूव, इट वॉज एन अनयूजुअल डिसीजन। क्या वो एक अनयूजुअल डिसीजन था या बोल्ड स्टेप था? तो ये जो था उसका सब कुछ प्री प्लान था, इसको हम कह सकते हैं बी स्टेज्ड मूव। उसकी सोची समझी चाल थी, जो नाटक था। Question 47. From the following options, identify Hari Singh's intention behind the appealing smile. वो बार बार appealing smile क्यों दे रहा था? उसकी क्या इंटेंशन थी उसके पीछे? तो उसकी इंटेंशन थी अनिल को धोखा देना, डिसीट। हार्म, हेट्रेड और जेलसी वाली कोई बात नहीं थी, वो उसको डिसीट करना चाहता था। Question 48. Select the option listing Anil's characteristics as revealed in the extract. अनिल के कैरेक्टर के बारे में हमें इस एक्सट्रैक्ट से क्या पता लगता है? अनएज्यूमिंग, क्योंकि वो उसकी चाल को समझ नहीं पाया था, इसलिए वो अनएज्यूमिंग था। काइंड भी था, क्योंकि उसने अपने पास पैसा होते हुए भी उसको अपने यहाँ नौकरी पर रखा और उसके बाद उसने खाना डॉग को दिया, तो इससे उसकी काइंडनेस झलकती है। डिटर्मिन्ड नहीं था वो, क्योंकि वो खुद ही कंफ्यूज था कि मैं तुम्हें पैसा दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ। नेव, वो बहुत ही सीधा साधा इंसान था। हाँ, ह्यूमरस नहीं था। तो इसका सही जवाब हमारा होगा सी 1, 2 एंड 4। क्वेश्चन 49। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बेस्ड ऑन 1 एंड 2। फिर से हमें यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें वही ट्रू फॉल्स है, कौन सा किसका कॉज है, इफेक्ट है, वो बताना है। अनिल गेव हिज मील टू अ स्ट्रे डॉग, हरी सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक। 2 इज ट्रू एंड 1 इज फॉल्स। ए नहीं है। 2 इज द रिजल्ट ऑफ 1, नहीं, 2 इज द कॉज फॉर 1। यस, इसका सही हमारा जवाब है सी, 2 इज द कॉज फॉर 1, क्योंकि 2 की वजह से 1 हुआ। हरी सिंह को खाना पकाना नहीं आता था, इसलिए अनिल ने वो एक स्ट्रे डॉग को दे दिया। क्वेश्चन 50। द फ्रेज हंग अराउंड सजेस्ट दैट हरी सिंह कंटिन्यूड टू लिंगर। हंग अराउंड किसी के आसपास ही मंडराते रहना, लटकते रहना, तो इसका सही जवाब है डी, लिंगर। 9th पार्ट हमारा अब आ गया है। इसमें हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं रैंडमली कई लेसन्स में से। क्वेश्चन 51। लेंचो इज डैश व्हेन ही सेज दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेंचो की स्थिति इस समय कैसी है जब वो कह रहा है कि वो कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता? तो क्या वह डाउटफुल है, स्ट्रेस्ड है, कंफ्यूज्ड है या डिसमिसिव है? वो डिसमिसिव है। डिसमिसिव का मतलब होता है कि आप जो बात कह रहे हैं आपको खुद ही उस पर शायद यकीन नहीं है। वो बड़ी असमंजस की स्थिति में इस टाइम है कि पहले वो कह रहा है इस साल हम भूखे मर जाएंगे, फिर वो कहता है कि दे से दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भगवान ने जिनको पैदा किया है वह उनको अपने आप खाना देगा। तो ही इज डिसमिसिव। क्वेश्चन 52। Which option correctly replaces the underlined phrase in the given line from Fire and Ice? I hold with those who favor fire. Hold with की जगह पर इसमें से कौन सा आएगा? I am as experienced as, I strongly disagree with, I have the same opinion as, I habitually avoid. तो यहाँ पर I hold with, I have the same opinion as. Hold with का मतलब है मैं इस बात के साथ जा रहा हूँ, मैं फायर के साथ जा रहा हूँ। अगर किसी को ऑप्शन दिया जाता है, हम उसको कहते हैं कि आप इसमें से कौन सा चूज कर रहे हो, तो आई विल गो विद दैट या आई होल्ड विद दिस वन। क्वेश्चन 53। The purpose of the treatment given to the young seagull by his parents. सीगल के पेरेंट्स उसको अकेला छोड़कर दूसरी वाली हिल पर चले गए थे, तो उनका जो उद्देश्य था ऐसा करने के पीछे वो क्या था? Was to teach him a lesson about the importance of food. खाने की इंपॉर्टेंस बताना उसको। Inculcate obedience towards them.
वो उसको बातों का पालन करना सिखाना चाहते थे। लेट हिम ओवरकम हिज फियर, वो चाहते थे कि वो अपने डर पर काबू पाले, डर पर विजय पाले। इम्प्रूव हिज रिलेशनशिप विद द सिबलिंग्स, अपने भाई बहनों के साथ उसके रिलेशनशिप सुधारने के लिए। तो सही जवाब है सी, लेट हिम ओवरकम हिज फियर, क्योंकि वह अपनी फर्स्ट फ्लाइट नहीं ले पा रहा था, इसलिए उसको ऐसा सिखाने के लिए उसके माता पिता उसको अकेले छोड़कर चले गए थे कि तब वो कहीं किसी ना किसी तरीके से हिम्मत जुटाकर उड़कर हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन 54, Peggy often gave a nudge to one of her friends when she spoke to Wanda in the schoolyard. पेगी अपनी एक फ्रेंड को हमेशा कोहनी से हल्का सा मारती थी, टच करती थी जब भी वांडा किसी से स्कूल यार्ड में बात करती थी। वो फ्रेंड थी मेडी। दिस meant that she wanted her friend to, तो ये जो नज करने का उसका क्या उद्देश्य था? She wanted her friend to stop talking to Wanda and move on. वो उसका मतलब ये था कि वांडा से बातें करना बंद करो और आगे बढ़ो। ऑब्जर्व एंड पार्टेक इन द जोक ऑन वांडा, या फिर जो मैं जोक क्रैक करने वाली हूँ वांडा के ऊपर, उसको ऑब्जर्व करो और उसमें हिस्सेदारी लो। इग्नोर द कंप्लीट सिचुएशन विद वांडा, पूरी सिचुएशन को इग्नोर कर दो। इंटरप्ट एनी रिप्लाई दैट केम फ्रॉम वांडा, वांडा की तरफ से जो भी जवाब आता है उसको बीच में ही रोक दो या इंटरप्ट कर दो। तो सही जवाब है बी, ऑब्जर्व एंड पार्टेक द जोक ऑन वांडा। वांडा पर वो जो भी जोक क्रैक करती थी वो ये चाहती थी कि मैडी जो है उसमें भी हिस्सा ले, उस बात पर ध्यान दे। क्वेश्चन 55, इन द पोम डस्ट ऑफ स्नो विच नेगेटिव सिंबल्स हैव बीन यूज्ड टू क्रिएट अ पॉजिटिव इफेक्ट। ये बहुत ही आसान है, दो नेगेटिव चीजों को वहां पर यूज किया गया है पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करने के लिए पोइट के द्वारा, वो है हेमलॉक ट्री एंड क्रो। क्वेश्चन 56, मंडेला रेफर्स टू लिबर्टी एज न्यू बॉर्न। मंडेला ने साउथ अफ्रीका को मिली हुई लिबर्टी को न्यू बॉर्न क्यों कहा है? वॉज डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर ग्रोथ एंड गाइडेंस, क्योंकि वो दूसरों पर डिपेंडेंट थे ग्रोथ और गाइडेंस के लिए। हैड रिसेंटली बीन अटेन्ड विद लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, क्योंकि ये जो उनकी स्वतंत्रता थी, लिबर्टी थी, ये उनको अभी अभी मिली थी। इट वॉज रिसेंटली अटेन्ड विद लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, बहुत सारी स्ट्रगल के बावजूद। तो हमारा सही जवाब है बी। क्वेश्चन 57, in the poem A Tiger in the Zoo, what does the tiger's quiet rage indicate? टाइगर का जो क्वाइट रेज है, जो उसका शांत गुस्सा, वो किस तरफ इशारा कर रहा है? इट इंडिकेट्स दैट द टाइगर्स एंगर इज फॉरगॉटन, भूल चुके हैं। प्रोवोक्ड, उसे उकसाया जा रहा है। सप्रेस्ड, उसे दबाया जा रहा है। अपोज्ड, उसका विरोध किया जा रहा है। तो सही जवाब है सी, क्योंकि उसका जो गुस्सा है वो शांत है, यानी कि वो सप्रेस्ड है। क्वेश्चन 58, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट एप्टली डिस्क्राइब्स ग्रिफिन। नीचे दिए गए पॉइंट्स में से कौन सा ऑप्शन ग्रिफिन को सही तरीके से डिस्क्राइब करता है? ग्रीडी येट काइंड, वो बहुत लालची था हालांकि दयालु था। प्राउड एंड ऑनरेबल था, वो बहुत प्राउड और सम्मानित था। कंसिडरेट एंड सेल्फलेस, वो दूसरों की परेशानी को समझने वाला और सेल्फलेस इंसान था। ब्रिलियंट बट लॉलेस, ब्रिलियंट और लॉलेस उसको वही बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन करता है कि वो ब्रिलियंट था लेकिन वो कानून का पालन नहीं करता था। क्वेश्चन 59, अनिल्स केयरलेसनेस मेड स्टीलिंग फ्रॉम हिम डैश फॉर हरि सिंह। अनिल बहुत ही लापरवाह था, उसे ये फर्क नहीं पड़ता था कि मैंने कितने पैसे दिए और कितने वापसी लिए, या मैंने पैसे कहीं भी खुले में रख दिए हैं, जिसकी वजह से हरि सिंह को चोरी करने में क्या हो रहा था? अनइंटरेस्टिंग, डिफिकल्ट, सिस्टमैटिक, प्रिडिक्टेबल। डिफिकल्ट तो उसके लिए नहीं था क्योंकि वो बहुत इजीली कर पा रहा था। सिस्टमैटिक और प्रिडिक्टेबल का भी यहाँ पर कोई सेंस नहीं बन रही है। तो चोरी जो है उसके लिए बड़ी अनइंटरेस्टिंग बन गई थी, उसे मजा नहीं आ रहा था उसमें। जब तक सामान छुपा हुआ ना हो तब तक उसको चुराने का मजा नहीं आता। क्वेश्चन 60, What does the exclamation "This is a triumph of surgery" by Mrs. Pumphrey mean? मिसेस पंफरे ने जब कहा कि ये सर्जरी की जीत है तो उनका क्या मतलब था? क्या सच में द सर्जरी वॉज सक्सेसफुल? नो, द मिस्ट्रेस कुड टेक बैक हर पेट, कि सर्जरी सक्सेसफुल हो गई, अब वो अपने पेट को ले जाना चाहती थी, ले जा सकती थी। द डॉक्टर वॉज अ ग्रेट वेटरिनेरियन, ये ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि जो डॉक्टर है वो बहुत ही अच्छे पशु चिकित्सक थे। द प्लान्ड वेंचर वॉज फ्रूटफुल, ये कहने का उनका मतलब था कि जो भी हमारा वेंचर था और वो सक्सेसफुल रहा, फ्रूटफुल रहा। तो इसका सही जवाब है डी, क्योंकि एक्चुअल में सर्जरी तो कोई हुई ही नहीं थी। तो ये सैंपल पेपर हमने 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी आती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं हिंदी के सैंपल पेपर के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।